हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है वंशागति रोग। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ रोग दूषित वातावरण, पारिस्थिति, रहन सहन, खान पान व परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं, जिसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। ये रोग वंशागति होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। देखिए, कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता का लक्षण है उनके बच्चों में दिखाई देता है, वैसे लक्षण को आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, लक्षण का मतलब डिजीज। और ये जो रोग होता है दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। आनुवांशिकी के नियम अन्य जंतुओं के भांति मनुष्य पर भी वैसे ही लागू होते हैं और आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होते रहता है। रंजकहीनता, एल्कैप्टोन्यूरिया, फेनिलक्यूटोन्यूरिया, आरएच तत्व आदि की वंशागति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीनी व्यतिक्रम है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि मानव में गुणसूत्र संख्या के त्रुटि प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो फेनिल कीटोन में या फेनिल कीटोन्यूरिया है, यह एक प्रकार का वंशागति रोग है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेनिलैलैनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम, याद रखिएगा, बदलने वाले एंजाइम फेनिलएलैनिन हाइड्रोकैसिलेज की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलैनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा फेनिलैनिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। मुख्यतः तंत्रिका ऊतक में फेनिलैनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता यानी जो मस्तिष्क है यानी जो बुद्धि है कम विकास होता है। मानसिक जड़ता हो जाती है। मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स जो है मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो सकते हैं, जिसे लिंग सहलग्न गुण कहा जाता है। इसकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। देखिए, अधिक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है। इसमें रोगियों में जो रोगी होते हैं जब रोगियों में चोट पर काफी समय तक, जब चोट लग जाता है तो काफी समय तक यानी आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है, लगातार खून बहता रहता है, जिससे उनकी यहां तक कि मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ऐसा हो जाता है। और क्या होता है कि रुधिर जो है, ब्लड जो होता है वो बहता रहता है और बहने के कारण उनमें खून की काफी कमी हो जाती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। और स्कंदन नहीं होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। रोग प्रायः पुरुषों में ही यह पाया जाता है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। हीमोफीलिया मनुष्यों में एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है। याद रखिएगा, पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहते हैं। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है, इसी कारण इसे शाही रोग भी कहा जाता है। देखिए, एल्कैटोन्यूरिया एक वंशागति रोग है जिसमें होमोजेंटिसिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता तथा रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता है और जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है। पेशीय दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवांशिक रोग है, जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जो जीन है इसके निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वंशागति रोग है। इसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। इसको अगर बात करें इसके बारे में तो यह जो डिजीज है, लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं इसको। यह एक अप्रबल एक संलग्न वंशागति रोग है। यह रोग प्रायः, याद रखिएगा, जो यह रोग है प्रायः पुरुषों में पाया जाता है
और स्त्रियों की भूमिका रोग के जीनी वाहकों के रूप में यानी जीनिक कैरियर के रूप में ये काम करती हैं स्त्रियां। पुरुषों के इस रोग के जीन पिता से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता का अगर बात करें जो पिता होते हैं इनका अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है। हालांकि पुत्रियों में ये जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों अर्थात नातियों में जाते हैं। इस तरह से याद रखिएगा, यदि एक वड़ांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, ठीक है, अगर बात करें तो एक जो मतलब कि वड़ांध पुरुष है एक समान महिला से विवाह करता है तो क्या होता है, वड़ांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक ब्लाइंड कलर मतलब कि ब्लाइंडनेस या कह सकते हैं कि वड़ांध पुरुष है जब एक समान महिला से जिसको कोई रोग नहीं है अगर उससे वो विवाह करता है, वड़ांधता उसमें नहीं है, उससे वो अगर वो विवाह करता है तो जो उसके पुत्र होगा उसमें यह जो लक्षण है उसके पुत्र में यह लक्षण नहीं दिखेगा, जबकि उसके पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री जो होगी यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वड़ांधता की संभावना 50% और पुत्रियों में वाहक होने की जो संभावना है 50% होगी। यदि वाहक पुत्रियां किसी वड़ांध पुरुष से विवाह करती हैं तो उसके पुत्रों के वड़ांध होने की जो संभावना है 50% और पुत्रियां या तो वड़ांध या वाहक होंगी। याद रखिएगा, थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार का होता है, जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग रक्त रोग है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। 3 समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला और आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में वड़ांधता की जो वंशागति है आप देख सकते हैं, समान महिला XX का विवाह वड़ांध पुरुष XCY से होता है तो क्या होता है, यह वड़ांध पुरुष और यह है समान महिला। जब अगर बात करें जब इनका विवाह एक समान महिला से होगा तो आप देख सकते हैं कि जो पुरुष होगा जो बच्चे जन्म लेंगे यानी मेल फीमेल, यहां पर देख सकते हैं ये फीमेल है। तो यहां पे जो हम लोगों ने थ्योरी के बारे में जो थ्योरी देखा था वही इसका जो है कंक्लूजन है। तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर इनका XC और इनका X मिलता है तो जो पुत्री होगी उसमें जो मतलब कि ये जो लक्षण होगा आप देख सकते हैं, या इनका X है, ठीक है, इनका X और इनका X मिलेगा तो आप देख सकते हैं। और जब पुरुष का जो पुरुष है इनका Y और महिला का X जो क्रोमोसोम है मिलेगा तो बच्चा जन्म लेगा, और बच्चा जब जन्म लेगा तो इसमें वड़ांध पुरुष होने की संभावना जो है ना के बराबर है, नहीं होगा बिल्कुल। और ये दोनों कंडीशन में ऐसा है, इनमें होने की संभावना है, वाहक के रूप में ये कार्य कर सकती हैं इनके आने वाले जनरेशन में भी। तो और दूसरा जो वाहक महिला है यहां पर आप देख सकते हैं इनका विवाह जब सामान्य पुरुष से होता है तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन होता है। तो इसमें क्या होगा, पुत्र जो होगा 50% वड़ांध और 50% सामान्य होंगे, वहीं पुत्रियां जो होंगी 50% वाहक और 50% जो है क्या होंगी, सामान्य होंगी। दोनों कंडीशन होगा। वही वाहक महिला का विवाह वड़ांध पुरुष से होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 50% वड़ांध तथा 50% सामान्य पुत्री होगी, पुत्र होगा, और पुत्री 50% वड़ांध और 50% वाहक के रूप में होंगी। वही वड़ांध महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो क्या होगा, दोनों कंडीशन आप यहां पे देख सकते हैं। तो सभी पुत्र वड़ांध और सभी पुत्रियां वाहक का कार्य करेंगी। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से याद कर पाएं, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
समान महिला का विवाह एक वरांध पुरुष से होता है तो सभी पुत्रियां वाहक और सभी पुत्र समान होंगे। यानी पुत्रियां वाहक होंगी, उनमें यह लक्षण मतलब कि होगा, लेकिन वाहक के रूप में होगा, और जो पुत्र होंगे समान होंगे, इनमें वरांधता की कोई लक्षण नहीं होगी। वही जब दूसरा कंडीशन आता है कि वाहक महिला की विवाह एक सामान्य पुरुष से जब हो जाए, इसके विपरीत, तो क्या होगा, 50% वरांध और 50% सामान्य पुत्र होंगे, और यही कंडीशन पुत्रियों पर भी होगा, 50% वाहक और 50% सामान्य। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वाहक महिला का जो विवाह है वरांध पुरुष से होता है, तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा यानी जो पुत्र जो होगा, इनका मतलब कि ये 50% वरांध भी हो सकते हैं, 50% सामान्य भी। पुत्रियां जब होंगी तो 50% सामान्य भी हो सकती हैं और 50% वरांध। लेकिन चौथा जो कंडीशन है, अगर वरांध मतलब कि महिला का विवाह सामान्य पुरुष से जब होता है तो सभी पुत्र वरांध और सभी पुत्रियां वाहक के रूप में होंगी। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक से गुणसूत्र उपस्थित होता है। ये मोनोसोमिक यानी 44+X होती है, यानी 45 हो जाता है। इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, यानी ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक 44+XXY होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। देखिए, एल्बिनिज्म को रंजकहीनता भी कहा जाता है। यह शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल जो एंजाइम है टायरोसिनेज, इसके अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल और आंखों का जो रंग होता है, इन आंखों में रंग का अभाव जो है हो जाता है, और मेलेनिन हानिकारक पैराबैंगिक विकिरण से रक्षा करने में मदद करता है। बबल बेबी रोग क्या है? तो बबल बेबी जो रोग है यह एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इसे एससीआईडी के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। तो याद रखिएगा। तो इस कारण क्या होता है, तो एससीआईडी जो बबल बेबी रोग है, इसको एससीआईडी रोग भी कहते हैं, और इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो कार्य नहीं करता है। इसके कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में उसका उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एससीआईडी को मतलब कि एलिम्फोसाइटोसिस या ग्लेंजमान रिनिकर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो एससीआईडी को एलिम्फोसाइटोसिस या ग्लेंजमान रिनिकर सिंड्रोम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता एक आनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो जाता है। अधीर रक्तस्राव हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। और कलर ब्लाइंडनेस एक जो है एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, इसीलिए यह आनुवांशिक रोग नहीं है। इसके बाद फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है, क्या है? फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है, इस भूल से निर्देश है, क्या निर्देश है? एंजाइम के वंशागत अभाव का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, फेनिल कीटोन में जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति एक रोग है जिसमें फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलैनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा फेनिल एलैनिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र में निकलने लगता है। ऊतकों में विशेषतः तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलैनिन के जमाव से व्यक्ति में जो है अल्पबोधिता या मानसिक जड़ता की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। थर्ड है, एक व्यक्ति जो
फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, किस मतलब की मानसिक जड़ता, वह व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है यानी मानसिक जड़ता। और 4 नंबर प्रश्न है, बहुत चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, जो बबल बेबी रोग है वह क्यों ऐसा कहलाता है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो देखिए इसका कारण है रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसीलिए इस रोग का नाम बबल बेबी रोग है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इस रोग को SCID के नाम से भी जाना जाता है, SCID याद रखिएगा। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कार्य नहीं करता है, और इसी कारण रोगी जो होता है संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले इंक्यूबेटर जैसी अवस्था में जो है उसका उपचार किया जाता है। 5 नंबर है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन होता है, कौन करता है? स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए अधीर रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है, रुधिर बराबर बहता रहता है, ब्लड निकलता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं जो कि प्रायः पुरुषों में यह रोग प्रकट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा क्योंकि अगर बात करें प्रकट होता है क्योंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम जबकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसे रक्तस्राव रोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं जिसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है, इसी कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। 6 नंबर है, अधीर रक्तस्राव है, अधीर रक्तस्राव है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक आनुवांशिक विकार, डी ऑप्शन। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब है रॉयल हीमोफीलिया, ऑप्शन ए। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना, डी ऑप्शन। 9 नंबर है, निम्न में कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो याद रखिएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सी ऑप्शन। देखिए डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया और मतलब कि डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्ता आनुवांशिक अव्यवस्थाएं हैं, जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवांशिक जो है अव्यवस्था नहीं है। 11 नंबर, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए। किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए, सी ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जैसे गुणसूत्र समूह जो है 2n+1 × 21 यानी 46 की जगह पर 47 हो जाते हैं। इनमें मनुष्य का सिर गोला हो जाता है, इस कारण डाउन सिंड्रोम के कारण गर्दन मोटी हो जाती है, मुख खुला और आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। 12 नंबर है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है डाउन सिंड्रोम, सी ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशी दुष्पोषण। पेशी दुष्पोषण, पेशी दुष्पोषण एक अगर बात करें तो एक्स क्रोमोसोम से संलग्न एक आनुवांशिक रोग है जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है और यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। 15 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। हीमोफीलिया का जो संबंध है किससे है? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। डायबिटीज का जो संबंध है हार्मोन की गड़बड़ी से डायबिटीज नामक रोग होता है। रिकेटस का जो संबंध है आगे दिया गया है, रिकेटस, रिकेटस का जो संबंध है वो किससे है? तो हेंता जन्य रोग से। और रिंग वार्म का जो संबंध है कवकी संक्रमण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, रिकेटस हिंता जन्य रोग है, रिंग वार्म कवकी संक्रमण है, फंगी से होने वाला ये रोग है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्ता आनुवांशिक रोग है, ये जो है सही सुमेलित है। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया तथा कुष्ठ रोग जीवाणु जन्य रोग है। एड्स रोग विषाणु जन्य रोग है, जबकि सिफिलिस तथा सुजाक रोग जीवाणु जन्य रोग है। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया नामक रोग आनुवांशिक रोग है, जबकि दात्र कोशिका अरक्ता भी एक वंशानुगत रोग है। पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोथ विषाणु जन्य रोग है, जबकि प्लेग एक जीवाणु जन्य रोग है। 17 नंबर है, स्त्रियों के तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? स्त्रियों के तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी सी ऑप्शन, इसी के कारण। ठीक है, महिलाओं में डबल एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, यानी एक एक्स होता है। कलर ब्लाइंडनेस का और वर्णांधता के बारे में अगर बात करें तो एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। इसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म ही कहते हैं। इसमें जीन अप्रबल या सुप्त होते हैं, यानी इनमें प्रबल या प्रभावी एलील समान रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्णांधता रोग का जीन सुप्त होने के कारण संकर यानी विषमय युग्मी स्त्रियों में नहीं होता, लेकिन सुप्त जीन के लिए शुद्ध नस्ली यानी समयुग्मजी स्त्रियों में होता है, जिनमें कि प्रत्येक एक्स गुणसूत्र में रोग का यानी सुप्त जीन होता है। पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षण का केवल एक ही जीन मौजूद होते हैं, यानी एक ही सुप्त जीन से रोग का विकास हो जाता है। इसीलिए यह रोग प्राय पुरुषों में ही अधिक पाया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो याद रखिएगा विटामिन ए का संबंध जो सही सुमेल नहीं है, विटामिन ए का संबंध वर्णांधता से दिया गया है। विटामिन ए का जो संबंध है वो किससे है? रतौंधी, न कि वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस एक से लिंग संलग्न वंशागति रोग है। इसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। 19 नंबर है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें? एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? मैंने बोला था, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न काफी पूछे गए, पूछे जाने की काफी संभावना भी है।
तो एक वड़ांध पुरुष अगर सामान्य महिला से विवाह करता है तो जो उससे उत्पन्न होंगे जैसे पुत्रियों के पुत्रों में उसके लक्षण जो है दिखाई देंगे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यदि एक वड़ांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वड़ांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में वाहक पुत्री जो है यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वड़ांधता की संभावना 50% होगी। पुत्रियों में वाहक होने की जो संभावना होगी उसमें भी 50% होगी। यानी वाहक पुत्री किसी वड़ांध पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों के वड़ांध होने की संभावना 50%। पुत्रियां या तो वड़ांध या तो वाहक होंगी। वड़ांधता एक एक्स क्रोमोसोम संबंधी रोग है जिसके कारण यदि एक स्त्री एक वड़ांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम के साथ एक समान एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करती है तो वड़ांध न होकर मात्र इसके वाहक का कार्य करती है। समझ में आया? अगर एक वड़ांध प्रभावित एक्स क्रोमोसोम, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम के साथ एक समान क्रोमोसोम प्राप्त करती है तो वड़ांध न होकर यह वाहक का कार्य करेगी। दूसरी ओर यदि एक पुरुष एक वड़ांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करता है, मान लीजिए अपोजिट हो जाएगा, उसमें वाई क्रोमोसोम एक्स से अत्यधिक छोटा होने के कारण वड़ांधता के जो लक्षण आएंगे पुरुष और समान महिला के पुत्र में एक्स क्रोमोसोम समान होने के कारण वे समान होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20। एक वड़ांध पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वड़ांध होने की संभावना है? तो आपको मालूम है 0%। जैसा कि प्रश्न में दिया गया कि एक वड़ांध पुरुष की विवाह एक समान स्त्री से होता है, यानी वड़ांध पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है तो माता पिता के दृष्टि से भी समान थी। ठीक है, माता पिता की भी दृष्टि समान थी। यहां स्त्री के माता पिता के दृष्टि का समान होने का दृश्य प्रारूप प्रदर्शित करता है, जबकि इसके जीन प्रारूप की निम्नलिखित 2 स्थितियां हो सकती हैं। माता XX पिता XY, माता XCX और पिता XY। यानी प्रश्न स्थिति के अनुसार उत्पन्न स्त्री का विवाह, ठीक है, वड़ांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वड़ांध नहीं होगी। जैसे माता XX है पिता XY है तो कोई भी बच्चा जो है वड़ांध नहीं होगा। अगर पुरुष वड़ांध है स्त्री समान है तो इसकी जो संतान है आप देख सकते हैं समान होगी। लेकिन द्वितीय स्थिति के अनुसार उत्पन्न वाहक स्त्री का विवाह वड़ांध पुरुष से होने पर उसकी 50% संतानें जो है वड़ांध हो सकती है। ठीक है, तो माता, अगर यहां पे देख सकते हैं माता वड़ांध है पिता समान है तो जो इससे जन्मे पुत्रियां होंगी वो आप जो इसका वाहक होंगी, जो स्त्री होंगी वो आपके इसके संतानों में देखने को मिलेगा। यानी समान स्त्री का विवाह वड़ांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वड़ांध नहीं होगा। डी जो है अभिष्ट उत्तर होगा। 21 है आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वड़ांध है पर उसका पति वड़ांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्र वड़ांध है पुत्री वड़ांध नहीं है, यानी डी ऑप्शन। वड़ांध महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर उसके उत्पन्न पुत्र वड़ांध होंगे, पुत्रियां वड़ांध नहीं होंगी। 22 नंबर है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया के जो रोगी हैं इनके शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन का, सी ऑप्शन। थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग 2 प्रकार का होता है, जैसे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब कि अरक्तता उत्पन्न हो जाती है, यानी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। 23 नंबर है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा रक्त, ऑप्शन ए ब्लड प्रभावित होता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हिंताजन, असंक्रामक व अन्य रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कीजिए या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे जाकर कन्वर्सेशन कीजिए, वहां पे चैट कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।